हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और तीनों मेथड से हमारा जो नेशनल इनकम है वो आपका सेम ही आता है। तो एक एक करके हम तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने वैल्यू एडेड मेथड से। तो बच्चों, पहला मेथड है आपका वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर यह देखा जाता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी फर्म्स ने कितना वैल्यू ऐड करा है। वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि फर्म्स ने कितना प्रोडक्शन करा है। प्रोडक्शन करा जो और फर्म ने जो सेल करी है, अब उसमें से क्या माइनस किया जाता है बच्चों? उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है आपका कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करने पे जो भी कॉस्ट आई है। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका, एक फर्म जो वैल्यू ऐड करेगा उसको बोलेंगे हम जीवीएमपी। और पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फर्म्स हैं सभी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर ऐड कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एमपी। और इस वैल्यू एडेड मेथड से आपका क्या निकलता है बच्चों? जीडीपी एमपी ही निकलता है। अब देखो, एक फर्म का जीवीएमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसका फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम शॉर्टकट में जीवीयूएमपी भी बोलते हैं। जीवीयूएमपी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में बच्चों दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है आपका सेल्स और दूसरा चेंज इन स्टॉक। सेल्स जो हमने प्रोड्यूस करा और उसको बेच दिया, और चेंज इन स्टॉक का मतलब बच्चों जो हमने प्रोड्यूस तो कर लिया है लेकिन अभी बिका नहीं है, हमारे पास अभी साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में अभी बचा हुआ है। अब सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है बच्चों? सेल्स टू हाउस होल्ड्स, सेल्स टू फर्म्स, सेल्स टू गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट। ये तीनों जो चीजें हमारे डोमेस्टिक लेवल के हैं, तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सेल्स बोलते हैं। और जो एक्सपोर्ट है आपका वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर किसी फर्म्स ने कोई गुड्स प्रोड्यूस करा, उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया या अपने घर लेकर चला गया, उसकी कॉस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा हुआ है तो आपको इन सब चीजों में झंझट में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं लेना, आपको सिर्फ सेल्स लेना है। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स वर्ड लिखा हुआ है तो आपको मतलब कि एक्सपोर्ट और ऐड करना पड़ेगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसके अंदर क्या होंगे सारी चीजें, मतलब प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको सेल वर्ड लिखा तो आपको कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके निकलेगा। अब इसमें से आपको माइनस क्या क्या करना है? वैल्यू ऑफ इनपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या चीजें आती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने क्या क्या चीजें खरीदी है, और उसके बाद और छोटे मोटे खर्चे क्या क्या आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या है, पावर फ्यूल एक्सेट्रा पे जो भी खर्चे आते हैं उसको क्या करते हैं हम इसमें से माइनस कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये वन टाइम यूज नहीं होता। एक बार अगर हमने खरीद लिया तो इसका बाकी काफी लंबे समय तक यूज किया जाता है, तो इनकी कॉस्ट को इस मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये कहां पे इंक्लूड किया जाएगा हम आगे के अगले मेथड्स में पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट में कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म दे रखी है तो वही जीवीएमपी होगा, वही जीडीपीएमपी होगा, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं शॉर्ट में इसको लिख दूं तो आपको जो जीवीएमपी आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। ये डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है, ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, इसका मतलब है चेंज। चेंज इन स्टॉक और माइनस में आईसी, ये आपका शॉर्टकट का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको एनवीएफसी निकालने के लिए बोलते हैं। तो एनवीएफसी कैसे निकलेगा बच्चों? जीवीएमपी को आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, एनवीएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। वीए तो वीए है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? एनआईटी माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। तो इससे आपका आ जाएगा एनवीएफसी आ जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या क्या पूछ रहा है, जो जो चीजें पूछेगा इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें निकाल लेंगे। तो चलिए दो क्वेश्चन करके देखते हैं हम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसके अंदर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसके अंदर निकालना क्या क्या चीजें हैं हमारे को? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, जीवीए एमपी ऑफ ए एंड जीवीए एमपी ऑफ फर्म बी। पूरी इकोनॉमी के अंदर आपके दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म्स के द्वारा किए गए वैल्यू एडिशन को निकालना है आपको। नेक्स्ट आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। और नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवीएफसी निकालना है। जीवीएमपी ऑफ ए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब फर्म ए का सेल्स, चेंज इन स्टॉक
और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे को ढूंढना है। तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि सेल्स बाय फॉर्म ए लिखा हुआ है, यानी कि सेल्स के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो गई आपको, फॉर्म हाउस होल्ड को सेल, फॉर्म को सेल या गवर्नमेंट को सेल या एक्सपोर्ट। अगर आपको सेल्स वर्ड दे दिया तो आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे सेल्स ऑफ फॉर्म ए प्लस में आगे लिखा हुआ है आपका चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, ये भी आपको डायरेक्ट दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, और माइनस में आपका आईसी। अब देखो फॉर्म ए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या क्या है, फॉर्म ए के परचेजेस क्या क्या है, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट और परचेजेस बाय फॉर्म ए 7th पॉइंट पे लिखा डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है 320 जो है आपका परचेजेस बाय फॉर्म ए। तो ये किस में आ जाएगा बच्चे, आईसी में आ जाएगा फॉर्म ए के। तो सेल्स कितना है फॉर्म ए का, सेल्स है फॉर्म ए का 500 और प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चों, चेंज इन स्टॉक है आपका 20, ये सारे करोड़ में है डाटा, और आईसी है आपका फॉर्म ए का 320। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 520 माइनस 320, 200 करोड़ रुपए आपका फॉर्म ए का वैल्यू एडिशन आ जाएगा। इसी तरह से हम निकालते हैं, फॉर्म ए का था बच्चों जीवीएमपी ऑफ ए। नेक्स्ट आपको निकालना है बच्चों जीवीएमपी ऑफ फॉर्म बी। अब फॉर्म बी के देखो क्या क्या डाटा दे रखा है हमारे को, तो आपको दे रखा है सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, तो ये आपका ऐड होगा सेल्स टू गवर्नमेंट, और फॉर्म बी ने क्या क्या सेल करा है देखो, सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड्स, तो सेल्स टू हाउस होल्ड्स भी ऐड होगा बच्चों, सेल्स टू हाउस होल्ड्स। और आपका फॉर्म बी का दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा फॉर्म बी का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। और आपका दे रखा है आईसी, अब हमारे को निकालना आईसी, आईसी में क्या क्या है आपका, यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखो आपको लिखा है सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी, यानी फॉर्म ए ने बी को बेचा, तो जाहिर सी बात है ए ने बी को बेचा तो बी ने ए से खरीदा होगा, तो बी ने ए से खरीदा तो बी की क्या होगी, परचेजेस होगी, तो माइनस कर देंगे परचेजेस ऑफ फॉर्म बी, यानी कि आईसी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रख दो, सेल्स टू गवर्नमेंट कितना है आपका, सेल्स टू गवर्नमेंट है 100 करोड़, और प्लस में सेल्स टू हाउस होल्ड्स कितना बच्चों 350 करोड़, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे प्लस करना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 40 और माइनस में 30, और माइनस में आईसी, आईसी कितना 200 करोड़। इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया बच्चों आपका, ये हो गया 100, 450 और 460, 460 में से 200 माइनस होगा तो 260 करोड़ आ गया। ये हमने अलग अलग दोनों फॉर्म्स के वैल्यू एडिशन हमने निकाल दी। अब आपको थर्ड पॉइंट में निकालना है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी मैंने बताया था आपको बच्चों, दोनों फॉर्म्स का वैल्यू एडिशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जीवीए एमपी ऑफ ए प्लस में जीवीए एमपी ऑफ फॉर्म बी, ये आ जाएगा 200 करोड़ और प्लस में 260 करोड़, तो कितना आ जाएगा बच्चों फाइनली 460 करोड़। यूनिट लगाना कंपलसरी है, ध्यान रखना लास्ट में आपको यूनिट लगाना ही लगाना है बच्चों। नेक्स्ट निकालना है आपको एनवीएफ से। अब एनवीएफ से आपको ये नहीं स्पेसिफाई कर रहा कि फॉर्म ए का निकालना है कि फॉर्म बी का निकालना है, तो आपको दोनों फॉर्म्स का कंबाइंड निकालना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्म्स का कंबाइंड जीवीएमपी कितना है आपका, जो कि आपका जीडीपी एमपी ही है, तो जीवीएमपी ऑफ बोथ फॉर्म्स, जीवीएमपी ऑफ बोथ फॉर्म्स। और आपको क्या करना है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होगा, डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, जो कि दे रखा है आपको, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए आपको एनआईटी माइनस करना है बच्चों। अब इसके वैल्यूज रख दो, जीवीएमपी ऑफ बोथ फॉर्म्स जो कि आपका जीडीपी एमपी ही है, वो कितना आपका 460 करोड़ है, और माइनस में डेप्रिसिएशन है आपका 120, और माइनस में आपका एनआईटी कितना है बच्चों, एनआईटी यानी कि लास्ट में दे रखा है कंजम्पशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फॉर्म्स, कितना आपका 75 है। अभी आ जाएगा आपका 460 में से 120 माइनस होगा तो आ जाएगा 340, 340 में से ये 75 माइनस हो जाएगा तो 265 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके अंदर क्या निकालना है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इट मींस एनवीए एफसी निकालना है आपको। इसके अंदर दे क्या क्या रखा है आपको, टोटल सेल्स दे रखी है, डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है। देखो टोटल सेल्स अलग है और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अलग है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक को माइनस कर देंगे, और परचेस और रॉ मटेरियल ये आपका आईसी का पार्ट है। एक्सपोर्ट, अगर आपको टोटल सेल्स दे रखा है तो आपको एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपका आईसी का पार्ट आएगा। इनकम टैक्स ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, इसकी कहीं भी जरूरत नहीं है, पूरे नेशनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है।
ये हमारे को कन्वर्ट करने के काम आएगा, एफसी को एमपी में या एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। और सब्सिडी आपका सब्सिडी है, ये भी कन्वर्ट करने के टाइम पे काम आएगा। तो सबसे पहले आपको एनबीएफसी निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीवीएमपी से स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों। जीवीएमपी के लिए सबसे पहले चाहिए आपको टोटल सेल्स कितना है 1000 करोड़, और प्लस में एक्सपोर्ट तो लेना नहीं हमारे को, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ले लेंगे हम, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये कितना दे रखा बच्चों 120 करोड़। और आपको नेक्स्ट है डिक्रीज इन स्टॉक, तो माइनस में चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक यानी कि आपका स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ है, अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है उसको लेस करेंगे, इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, माइनस में 70। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका बच्चों डिक्रीज इन स्टॉक आ गया। नेक्स्ट आपका आईसी के अंदर आ जाएगा आपका बच्चों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड माइनस कर देंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 300 करोड़ और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से आपका 50 करोड़। इनको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने का सिंपल तरीका है बच्चों, देखो 70 और 50 120 हो गए, इन दोनों को वहीं से काट दो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1000 में से 300 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 700 करोड़ 700 करोड़। अब बच्चों हमारे को जीवीएमपी को एनबीएफसी में कन्वर्ट करना है, एनबीएफसी जीवीएमपी को कन्वर्ट करेंगे, तो जी से एम पे जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे। नेक्स्ट जीवीएमपी आपका कितना 700 करोड़, डेप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में है नहीं तो इसको रहने दीजिए, इसको मत लीजिए। और आईटी एनआईटी कैसे निकलेगा, आईटी माइनस में सब्सिडी करके, तो आईटी आपका 70 करोड़ से और सब्सिडी आपका 40 करोड़ से, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30, 700 में से 30 माइनस होगा तो 670 करोड़ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है आपका इनकम मेथड। नेक्स्ट मेथड है बच्चों आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमारे को एनडीपीएफसी मिलता है। इसके अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों की इनकम को सम करते हैं कि अलग अलग तरीके से, कोई लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, कोई किसी लोग का खुद का बिजनेस होता है, कई लोगों का खुद का प्रोफेशन होता है, तो डिफरेंट मतलब कि अलग अलग तरीके जगह से कहाँ से कितना इनकम लोग अर्न करते हैं, उन सभी की इनकम को क्या किया जाता है इसके अंदर सम करते हैं, तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है इनकम मेथड के थ्रू और हमारा एनडीपीएफसी निकल के आता है। तो सबसे पहले है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं वो कितना अर्न करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें ली जाती है, आपका पेमेंट इन कैश, वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट फॉर्म में जो सैलरी वगैरह उनको मिलती है। दूसरा है आपका पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब है कि सैलरी के अलावा भी उनको बहुत सारी चीजें एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उनको, जैसे कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया, या सैलरी के बदले मतलब कि सैलरी के साथ ही और अलग अलग तरह के पर्क्स दे दिए, अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दे दी, तो उन सभी फैसिलिटीज के कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर रहा है, जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो उसको सैलरी मिलेगी, और जब वो काम छोड़ देगा तब उसका क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उनके फ्यूचर के लिए भी स्टार्टिंग से ही पैसे जमा करना स्टार्ट करती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी वर्कर है आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनका आप क्या बनाओ ईपीएफ अकाउंट खुलवाओ। ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय का भी कुछ परसेंटेज और प्लस में उतना ही ऑनर का भी, एम्प्लॉयर का भी कुछ परसेंटेज उसके अकाउंट में जमा होता है एम्प्लॉय के अकाउंट में, जो कि लमसम अमाउंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पे उसको विद इंटरेस्ट मिलता है। ये एक ऐसा नॉर्मल अकाउंट नहीं होता कि आज पैसे आपके अकाउंट में जमा हुए कल आपने क्या कर लिया विड्रॉ कर लिए। ये अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम ही मिलेगा, हो सकता है उससे पहले ही कुछ आप लोन के रूप में कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्या करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। इसके अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सब जगह से जो भी इनकम आता है उन सबको सम किया जाता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है या कोई एसेट्स आपने किसी को यूज करने के लिए दे रखा है, उसके बदले में आपको रॉयल्टी मिल रहा है, और इंटरेस्ट अगर आपने किसी पे अमाउंट लैंड कर रखा है, मनी मतलब उधार पे दे रखा है, उससे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो आपने प्रॉफिट कमाया, उन तीनों को क्या किया जाता है बच्चों सम किया जाता है, तब जाके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। अब प्रॉफिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमारे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स के रूप में, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। यह वो अमाउंट है जो कंपनीज अपने
इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ये सेविंग करके रखती है कंपनी अपने फ्यूचर के लिए। और नेक्स्ट आपका डिविडेंड, डिविडेंड वह अमाउंट है जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इन सभी को सम करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इन सब चीजों को लेने की जरूरत आपको नहीं है, इन सभी चीजों की किसी की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो इन सब चीजों को लेने की जरूरत नहीं है, जो मेन हेड दे रखा होगा उसी से हम स्टार्ट करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो ना तो बिजनेस करते हैं ना किसी के अंडर में काम करते हैं, खुद का प्रोफेशन में है, खुद के प्रोफेशन में है, उनसे जो इनकम जनरेट होती है उनकी, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब तीनों से जो जनरेट इनकम हुई, कंपनसेशन, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इन तीनों के इनकम को सम करेंगे हम तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब इसके भी 2-3 क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर आपको निकालना है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। इसके अंदर डाटा क्या क्या दे रखा है आपको, देखा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बच्चों नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे ये फैक्टर इनकम नहीं है, ट्रांसफर्ड इनकम है। ट्रांसफर्ड इनकम को हम इनकम मेथड में कैलकुलेट, मतलब किसी भी मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड्स, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, उसके अंदर के सारे पार्ट अगर आपको दे भी रखे होंगे फिर भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस से मतलब है। आपको डिविडेंड भी नहीं लेना, प्रॉफिट भी नहीं लेना, प्रॉफिट भी दे रखा है वो भी नहीं लेंगे हम। वेजेस एंड सैलरी लेंगे हम, प्रॉफिट नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी लेंगे हम। नेक्स्ट आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको एनएनपी निकालने के लिए इनकम मेथड से क्या मिलेगा आपको, एनडीपीएफसी मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लो। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बच्चों सीओई प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम, सिंपल सा फॉर्मूला। सीओई के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है। वेजेस एंड सैलरी कितना है, 500, और प्लस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50। आपको एग्जाम में डिटेल में लिखना पड़ेगा बच्चों, वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस आपको मेन हेड दे रखा है, तो आपको मेन हेड ही लेना, उसके सब पार्ट्स नहीं लेने। अगर मेन हेड नहीं होता उसके पार्ट्स को लेना पड़ता हमारे को। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में कितना है बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस है आपका 900 करोड़, और प्लस में मिक्स्ड इनकम है आपका 200 करोड़। तो आंसर आ जाएगा फाइनली आपका कितना आ गया, ये 9 तो 11, 11 5 1650 करोड़। अब आपको कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में। एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपीएफसी को बोलते हैं। एनएनपीएफसी किससे निकालना है हमारे को, एनडीपीएफसी से निकालना है। आपको सिर्फ एक ही चीज कन्वर्ट करने की जरूरत है, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करना है। तो डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं एनएफआईए। अब एनडीपीएफसी कितना है, 1650 करोड़ है, और एनएफआईए कितना है बच्चों, माइनस का 10 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा है माइनस का 10। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 1640 करोड़। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है जीएनपीएमपी, और जो डाटा आपको दे रखा है इनकम मेथड का दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको इनकम मेथड से आपको मिलेगा एनडीपीएफसी मिलेगा। एनडीपीएफसी को फिर आप कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, जीएनपीएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देना। आपको इसके अंदर हमारा फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, सीओई प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम। अब आपको सीओई में क्या क्या दे रखा है, कंपनसेशन प्लस डायरेक्ट दे रखा है 500। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, आपको दे रखा है रेंट कितना है 250, और दे रखा है आपको डिविडेंड कितना बच्चों 220, और आपको दे रखा है इंटरेस्ट कितना है 100, और दे रखा है आपको कॉर्पोरेट टैक्स वो कितना बच्चों 400, और प्लस में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम कितना है बच्चों, मिक्स्ड इनकम दे रखा है आपको 120 करोड़। इनको प्लस करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया 500, 600, और एक चीज रह गई बच्चों, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेविंग भी दे रखा है इसके अंदर 200 और प्लस में 120। इन सबको ऐड करो बच्चों, 500, 600, 400, ये हो गया 1000, 1200 और 1320, 1790। 1790 हो गई आपका। अब आपको कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी में, 1790 करोड़ जीएनपीएमपी, एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना है। एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एन से जी पे जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डीपी से एनपी पे जाने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए बच्चों, और एफसी से एमपी पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी।
एनडीपीएफसी कितना है बच्चों आपका 1790 और प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 और प्लस में एनएफआई कितना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे तो 320 में से हम 250 माइनस कर देंगे और प्लस में एनआईटी कितना है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 200 और सब्सिडी भी आपकी 200 ही है, तो क्या रहेगा, निल रहेगा ये, तो 200 माइनस में 200 ये आ जाएगा 1790 प्लस में 100 और ये आ जाएगा प्लस में 70, ये आ गया 1790 1890 और 1960 करोड़ बच्चों आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है बच्चों आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोगों ने, हाउस होल्ड्स ने, फर्म्स ने है या आपके गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, उन सभी को सम किया जाता है। तो सबसे पहला इसका पार्ट है आपका पीएफसीई। पीएफसीई का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड्स ने और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने जो भी आपका कंजप्शन करा है या एक्सपेंडिचर करा है उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जीएफसीई बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये ध्यान रखना बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया जाता है उसको इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। और थर्ड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जीडीसीएफ। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वही है आपको जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, और इसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बच्चों 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 तरह के होते हैं, हाउस होल्ड के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, फॉर्म्स के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट की जो कि फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी कि टोटल जितना हमने एक्सपोर्ट करा उसमें से इंपोर्ट माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो इन सभी एक्सपेंडिचर को हम सम कर देंगे आपको, तो क्या आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे को क्या मिलता है, जीडीपी एमपी मिलता है। और जीडीपी एमपी को फिर हम नेशनल इनकम के लिए निकालने के लिए किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है जीएनपीएफसी, जीएनपी एट एफसी। तो सबसे पहले आपको जीएनपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी कन्वर्ट निकाल लो, फिर इसको कन्वर्ट कर देना जीएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देना। जीडीपीएमपी में निकालने का जो पहला तरीका था हमारा क्या था, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन में। तो आपका पीएफसी और प्लस में जीएफसीई, ये कितना कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 1500 और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों 200। और नेक्स्ट आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है और क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि आपको ग्रॉस चाहिए, दे रखा है नेट, तो आपको पहले नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये आपका पार्ट दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट था ना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका पार्ट है वो भी नेट में है। तो नेट से पहले ग्रॉस में किस में जाएंगे, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन ऐड भी करना पड़ेगा। और प्लस में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है तो चेंज इन स्टॉक भी करना पड़ेगा आपको। तो चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, तो प्लस में क्लोजिंग स्टॉक और माइनस में ओपनिंग स्टॉक। और क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा आपको नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे प्लस कर दो आप नेट एक्सपोर्ट, इनके वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जीडीपीएमपी, फिर इसको हम जीएनपीएमपी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका एनडीसीएफ एफसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350 दे रखा है, प्लस में डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपका 50 और प्लस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कितना है 100 माइनस में 60, 100 माइनस में 60 और प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना बच्चों माइनस में है -10। इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा जीडीपीएमपी कितना आ गया, ये 15 2 1700 और ये होगा 17 और 4 2100 और 2140 और 2130 करोड़। अब आपको कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी में, जीएनपीएफसी में, इसको जीडीपीएमपी को, जी तो जी ही है, डीपी से एनपी में जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्लस एनएफआई करेंगे, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करेंगे हम एनआईटी। जीडीपीएमपी कितना आ गया 2130 और प्लस एनएफआई कितना है, एनएफआई है आपका कहां गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी माइनस में है -30
नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपका -40, तो यहाँ से -30 2100 और 40 और माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 2060 करोड़। ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपका GNPFC आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चे नए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके अंदर आपको जो निकालना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। आपको निकालना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके लिए आपको GDP-MP या NDP-FC या NNP-FC कुछ भी एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा, जिसको हम कन्वर्ट मतलब जिसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक्सपेंडिचर मेथड के थर्ड पॉइंट में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना सिखाया गया था, जिसके सब पार्ट थे ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड आ गया, यानी कि उसका सब पार्ट है ये, तो आपको फिक्स्ड वाला पार्ट है यानी कि सब पार्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको GDP-MP दे रखा होगा क्वेश्चन में, GDP-MP से स्टार्ट करते हैं, या आपको NDP-FC NNP-FC कोई सा भी स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता तो आपको उसको कन्वर्ट करके पहले GDP-MP में लाना पड़ता, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में किसका यूज होता है, GDP-MP का यूज होता है। तो कोई सा भी एग्रीगेट दे रखा होता आपको तो उसको कन्वर्ट करके पहले GDP-MP निकाल लेते, फिर उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होता। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, इसके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, और इसके दो पार्ट थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, दोनों पार्ट्स को लिख देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, डोमेस्टिक अगर वर्ड नहीं है फिर भी आपको यही निकालना है, डोमेस्टिक वर्ड हो या ना। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में चेंज इन स्टॉक और प्लस में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अब इसकी वैल्यूज रख दो बच्चों, क्या क्या दे रखी है आपको। GDP-MP कितना दे रखा है, 2500 करोड़, और PFC और GFC कितना दे रखा है, 1000 और 500, 1000 प्लस में 500 दे रखा है। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। GDFCF और प्लस में चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चों, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग आपका 200 और ओपनिंग 300 है, तो प्लस में 200 माइनस में 300। और नेट एक्सपोर्ट कितना है बच्चों, नेट एक्सपोर्ट है आपका माइनस में 50। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1500 इधर लाके माइनस कर दो डायरेक्टली, 2500 माइनस में 1500, ये आ गया GDFCF। और ये कितना बच गया, माइनस का 100 और माइनस का 50, इधर आ जाएगा कितना रह गया 1000, और इधर आगे ये ऐड हो जाएगा 150, तो आपका आ गया, इधर आके ऐड हो जाएगा 150, ये आ गया आपका GDFCF, यानी कि 1150 आपका क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई पार्ट मिसिंग होगा, पार्ट निकालना पड़ेगा, तो आप देख लेना कि कौन से मेथड का पार्ट है। अगर आपका इनकम मेथड है तो सबसे पहले आपको वो जो भी एग्रीगेट दे रखा है उसको आपको NDP-FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। NDP-FC में कन्वर्ट करने के बाद उसका फॉर्मूला लगा देना। अगर एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है तो आपको GDP-MP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें तो हमारे को डायरेक्ट दे रखा था तो हमारे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मान लो GNP-MP दे रखा होता, NNP-FC दे रखा होता, NDP-FC दे रखा होता, तो उसको पहले GDP-MP में कन्वर्ट करते, तब जाके फॉर्मूला लगा देते और तब जाके हमारा आंसर सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।